नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का। उसमें हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने पिछले 2 वीडियो में भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया है और इसकी प्रमुख विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए बाकी बची हुई विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कल हमने संसदीय प्रभुसत्ता, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय विशेषता का अध्ययन किया था। इसके आगे हम मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में निहित है। यह भी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य निहित है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वयं अनेक अत्याचार सहन किए थे, अतः उनके द्वारा शासन की शक्तियों को मर्यादित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। अतः अमेरिका और आयरलैंड आदि देशों के संविधानों की तरह हमारे संविधान द्वारा भी नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए। यानी आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? नीति तत्व। अमेरिका, आयरलैंड आदि देशों में भी मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य हैं। वहाँ से हमने मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य नागरिकों को प्रदान किए हैं। मौलिक अधिकारों का आशय नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार और स्वतंत्रताओं से हैं जिसे राज्य तथा सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों से क्या आशय हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। ये नागरिकों को दिए गए ऐसे अधिकार व स्वतंत्रता से हैं जिसे राज्य व सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। यानी ये क्या है? नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता है जिसे हम सरकार के विरुद्ध और राज्य के विरुद्ध भी लागू कर सकते हैं। वर्तमान में संविधान द्वारा नागरिकों को इस प्रकार 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। भारतीय संविधान यानी मूल संविधान में 7 दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है क्योंकि यह एक विवादित अधिकार था। अब वर्तमान संविधान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संबंध में विशेष बात यह है कि संविधान द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने के साथ साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन अधिकारों पर किन परिस्थितियों में और किस प्रकार के प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी अधिकार देने के साथ साथ इन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में अधिकारों की क्रियान्विति के लिए पृथक से संवैधानिक व्यवस्था की गई है। यानी जो भारत के नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया है, उनकी रक्षा के लिए एक अलग से अनुच्छेद जोड़ा गया है, अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। मूल संविधान में तो केवल मौलिक अधिकारों की ही व्यवस्था की गई थी, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा मूल संविधान में एक नया भाग चौथा ए यानी भाग 4 में ए जोड़ा गया। इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। 42 संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अलग से अध्याय 4 ए जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा नागरिकों का 11वां मूल कर्तव्य भी निर्धारित किया गया। तो वर्तमान संविधान में अब नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य है। अब हमने भारतीय संविधान की मूल कर्तव्य एवं मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया है। अब हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता राज्य के नीति निर्देश तत्वों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है कि भारत के शासन का संचालन कैसे किया जाए, इसका वर्णन किया गया है। इन्हीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात नीति निश्चित करने वाले तत्व कहा गया है।
भारतीय संविधान में नीति निश्चित तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निश्चित तत्व कहाँ से आया है भारतीय संविधान में? आयरलैंड के संविधान से। इन तत्वों की प्रकृति के संबंध में संविधान के 37वें अनुच्छेद में कहा गया है कि यानी ये जो नीति निश्चित तत्व है इनकी प्रकृति कैसी है, वाद योग्य है या नहीं, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 37 में। क्या कहा है? नीति निश्चित तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, अर्थात ये किसी भी न्यायालय में इनके लिए हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, किंतु तो भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है, यानी मूलभूत सिद्धांत है, उसके नीति निर्देशक तत्व हैं। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति तो प्राप्त नहीं है, यानी इन्हें वैधानिक शक्ति, न्यायालयिक शक्ति तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें राजनीतिक शक्ति अवश्य प्राप्त है। इन तत्वों में भारत राज्य को एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप देने के लिए आवश्यक सिद्धांतों की घोषणा की गई है। अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि भारत को लोक कल्याणकारी राज्य की जो झलक दिखाई देती है वो कहाँ दिखाई देती है? भारत के नीति निर्देशक तत्वों में। GN जोशी के शब्दों में ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए व्यापक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। जो हमारा आधुनिक प्रजातंत्र है उसके लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अब हम भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता, स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की व्याख्याता और उसकी रक्षक होने के कारण उसका स्वतंत्र होना आवश्यक है। कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया? संघात्मक शासन व्यवस्था। तो न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने वाली और उस संविधान की रक्षक होने के कारण उसका स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसके लिए संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संविधान में अनेक विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में कमी न हो सकना, न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार न कर सकना आदि। इस प्रकार न्यायपालिका स्वतंत्र है और पिछले लगभग 57 वर्षों की अवधि में न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता का अनेक बार परिचय दे चुकी है। यानी जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है उसके लिए भी न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, जो भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था दे रखी है। स्वतंत्र न्यायपालिका के अतिरिक्त संविधान के द्वारा अन्य स्वतंत्र अभिकरणों की व्यवस्था की गई है, जैसे निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग प्रमुख हैं। इनके ये भी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसके आगे हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और व्यक्ति मताधिकार का प्रारंभ हैं, जो 1909 के शासन अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया था, उसे भारतीय संविधान में अंत कर दिया गया है और व्यक्ति मताधिकार को अपनाया गया है। ब्रिटिश शासनकाल में 1909 के कानून द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति को लागू किया गया था, जिसने भारत के विभिन्न प्रमुख संप्रदाय को एक दूसरे का विरोधी बना दिया था। अतः नवीन संविधान के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत कर व्यक्ति मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया है। यानी नवीन संविधान में तो इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अंत कर दिया और व्यक्ति मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया है। करोड़ों व्यक्तियों को एक साथ मताधिकार प्रदान करना संविधान का निश्चित रूप से एक साहसिक कार्य है। प्रोफेसर श्रीनिवासन के शब्दों में सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की समाप्ति और व्यक्ति मताधिकार का प्रारंभ नए संविधान की महान और क्रांतिकारी विशेषता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या था? इसमें यह था कि जिस संप्रदाय का प्रतिनिधि होगा उसी संप्रदाय के मतदाता वोट देंगे, यानी उन्हें ही मताधिकार प्राप्त था। लेकिन जो हमारे संविधान में जो व्यक्ति मताधिकार दिया गया है उसमें बिना किसी भेदभाव के, न जाति, न धर्म, न लिंग, किसी भी आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। 18 वर्ष के नागरिक किसी भी प्रतिनिधि को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, सबको वोट देने का अधिकार है।
इसलिए जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, इसने आपस में एक संप्रदायों को एक दूसरे का विरोधी बनाया। लेकिन वैक्स मताधिकार में सभी को सहायक प्रतिनिधित्व है, सबको वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अब है एकल नागरिकता। भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है एकल नागरिकता। भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई, फिर भी जो संघात्मक शासन है उसकी विशेषता होती है दोहरी नागरिकता। लेकिन भारतीय संविधान में संघात्मक शासन को अपनाने के साथ साथ संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त मतलब सामान्यतः माना जाता है कि संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। पहली तो संघ की नागरिकता, दूसरी राज्य की नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका व अन्य संघात्मक राज्यों में दोहरी नागरिकता प्राप्त है, लेकिन भारत में भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए, भारत की एकता व अखंडता को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। भारत के नागरिकों को एकल यानी संघ राज्य की यानी संघ की ही नागरिकता प्राप्त है, राज्यों की नागरिकता प्राप्त नहीं है। यह एक विविधता में एकता का उदाहरण है। यह भारत की, वैसे तो यह एकात्मक शासन का लक्षण है, लेकिन भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी एकल नागरिकता को अपनाया गया है। इसके आगे की विशेषताएं आगे पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक्स।